हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर पढ़ेंगे न्यूटन का एक और नियम और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको एक और नाम दिया गया है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, जिसके अंदर एक पैरामीटर डिफाइंड होता है और वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा हम लोगों ने कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा था फ्रिक्शन के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एक और कोएफिशिएंट तो वहाँ आया। और पूरे फ्रिक्शन में हमने देखा कि म्यू 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 के म्यू एस बहुत सब फॉर्मूलेस के अंदर यूज होता है। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा दूसरे तरीका से पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंस है तो तरीका भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस वाला करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ये नहीं, दूसरे तरीका से विजुअलाइज करो एकदम भाई कि 1 केजी ब्लॉक को जमीन पर घसका रहे हैं तो कितना ताकत लगा, धड़ाक से समझ में आता है कि ओ ज़्यादा लगा कि कम लगा। उससे म्यू एस और म्यू के आज भी कुछ ऐसा ही है। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पिछला लेक्चर में आपने देखा होगा कि जब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किए तो सवाल जो है एक तो सिंपल स्टेप्स में बन गया, बहुत आसान तरीके से, तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे देखते जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। अभी इसको कुछ लिखना मत इस स्लाइड को जो भी है, ठीक है, बाद में यहाँ इसको लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे COR, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखते हो क्या, इट गिव्स ए मेजर ऑफ समथिंग समथिंग, यानी कुछ कुछ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कुछ कुछ, कोई बात नहीं, जो भी ये है was given by Newton. This law is known as Newton's law of restitution, Newton's experimental law। भाई ये जो इस तरह से जो भी डिफाइन किया गया या जो ये देता है भाई, ये ऐसा ही क्यों डिफाइन किया गया, ये चीज़ें आपको गजब तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस हो तो हम भी बहुत इंपॉर्टेंस तरीके से समझेंगे। मार्क्स एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट। जिंदगी में अब तक हम लोगों ने परीक्षा तो बहुत बार दिया और सभी स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है, यानी सभी स्टूडेंट को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और बिजनेस कॉन्सेप्ट मतलब पैसा वाला कॉन्सेप्ट कि भाई कोई हमको 5 रुपया दे दे तो हम बहुत खुश हो जाते, वाह 5 रुपया मिला। कोई 2 रुपया, मतलब मेरे से 2 रुपया हेरा जाए मार्केट में तो हम दुख हो जाते हैं। भाई ये सब लोग जिंदगी में एक्सपीरियंस किए, तो समझ लो वही बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिधर से हमें चीज़ें दिखता है, समझता है। तो देखें क्या इसी के अंदर कोई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का कोई कुछ है क्या इसके अंदर, विजुअलाइज करते हैं बच्चों। ठीक, लेट फिजिक्स का ही एग्जामिनेशन हुआ, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स जो टोटल मार्क्स होता है वो लिखाता रेशियो में किधर है, नीचे की ओर। अच्छा, जब हम परीक्षा देने गए और जब मेरा मार्क्स आता है एग्जामिनेशन में, वो किधर लिखाता है? सभी लोग एक्सपीरियंस के किधर लिखाता है बच्चों, ऊपर। मान लो हम परीक्षा दिए फिजिक्स का, मेरा मार्क्स आ गया 100, बोले वाह क्या दिमाग है यार, 100 नंबर का पेपर आया, सब कुछ लिख दिया, फुल स्टॉप कमा सब सही, 100 मार्क्स। तो इससे पता क्या चल रहा है, एक स्टूडेंट का मान लो कि 100 मार्क्स आया, चलो पहले नंबर लिख लेते हैं। एक स्टूडेंट का आया 60 नंबर, एक स्टूडेंट का आया 0 मार्क्स, हैं सब भूल गया परीक्षा में क्या। ठीक, एक का आ जाता है 110, है 100 नंबर में 110 आ गया। तो चलो ये एक्सेप्शनल है, ये समझ में आता है टीचर के गलती के वजह से हुआ, या कोई स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है 3 बार लिख दिए, चलो भाई 5-5 नंबर और ऐसे काउंट हो गया है ना, तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आ गया 100 से, तो बाई मिस्टेक एक्सेप्शनल है, इसको साइड करके रखते हैं। ठीक, ये तीनों को जरा विजुलाइज करो। 100 में 100, 60 और 0, ये क्या बतला रहा है? बतला रहा है कि 100 नंबर का जो पेपर आया, कोई स्टूडेंट कितना जो है ना एग्जामिनेशन में, तो पढ़ के तो सब गया 100 मार्क्स का, कौन कितना रिकॉल कर पाता है एग्जामिनेशन में पढ़ा हुआ चीज, उस पर डिपेंड कर जाता है कि उसको मार्क्स कितना आएगा और वो कितना तेज है या कितना कमजोर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बतला क्या रहा है जो मार्क्स आया है, रिकॉलिंग नेचर। क्या बतला रहा है, कौन कितना रिकॉल कर पाता है पढ़ा हुआ चीज को, रिकॉलिंग नेचर ऑफ स्टूडेंट। इसी से तो सब कुछ होता है कि सर रिवीजन करना है, सर बैकलॉग लग गया है ना, सब कुछ तो है तो सिग्निफिकेंट। बच्चों इसको जरा काटो, काटेंगे तो क्या है 1, ये काटेंगे 0.6, ये काटो 0, ये क्या होगा पता है, ऊपर ग्रेटर है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, जो भी है। यानी ये 100 मार्क्स था, ये टोटल मार्क्स, मार्क्स कट गया, तो ये जो नंबर आया है एक ऐसा चीज है विच हैज, बोल सकते हैं क्या, ये जो भी चीज है नो यूनिट नो डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। मार्क्स कट गया भाई, कुछ नहीं होगा, जो भी चीज है। अब इसी से जो कटा हुआ चीज जो आया ना, इसी को बस देखने से देखो कितना चीज समझ में आता है। अगर मैं बोलूं 0.6, एक नंबर है 0.6, तो इससे क्या समझ में आएगा, ओ 60 मार्क्स का मतलब लिखा है पेपर में आया है इसका मार्क्स 40 नंबर, भाई भूल गया ये। तो भाई 0.6 से ही हम सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस स्टूडेंट का जो रिकॉलिंग नेचर एग्जामिनेशन वो कैसा है।
समझ में आ रहा है बच्चों? जो भी ये है ना उसको हम डिनोट कर देते हैं, पता है क्या चीज़ से? लेट एक अल्फ़ाबेट है ई, फर्क क्या पड़ता है? तो यह ई, यह ई, यह ई, यहाँ से समझ में आता है कि ये जो ई है क्या है? बतला रहा है कहीं ना कहीं ये रिकॉलिंग नेचर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है ये। बाप रे बाप, पूरा पूरी 100 मार्क्स का लिख के चला आता है। ठीक है, तो ये रिकॉलिंग नेचर ऑफ क्या बतलाता है? स्टूडेंट्स समझ लो, इसको बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक नया नाम दे दिए। कितना पॉसिबिलिटीज है टोटल? 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक, इसी के जैसा बिल्कुल बिजनेस कॉन्सेप्ट में जो लेक्चर 1 में हमने जिक्र किया था, 1-1 लाख रुपया हमने बिजनेस में लगा दिया। अब डिपेंड करता है कि भाई वहां से मेरे को रिटर्न्स कितना आया। ठीक, तो लगाया सभी ने। ठीक, देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 1 लाख रुपया क्या आ गया? वापस आ गया। यानी ये क्या हो गया? आप बोलो पूरा गेन, जितना गेन किए बिजनेस से मेरा पैसा रिकवर हो गया बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया था। यानी ये रिकवर बोल दे, रिकवर गेन जो बोल दो। ऐसा होता है कि 1 लाख रुपया हमने लगाया भैया, वहां से 60,000 रुपया ही जो है ना वापस आया बिजनेस से, और उसके बाद क्या हुआ? बिजनेस हो गया शट डाउन। ठीक, ये क्या है? 0 रुपीस वापिस आया। 1 लाख रुपया हमने लगाया, 0 रुपीस, कुछ पैसा वापस नहीं आया। 1 लाख रुपया लगाए इसमें भैया, 50,000 करोड़ रुपीस जो है ना क्या आ जाता? वापस आ जाता। ये तो तहलका मच गया। यहीं से देखो सब कुछ समझ में आता है बच्चों। लाख यानी रुपीस काट दिए ना, ये हो गया 1। 60,000 बटे 1 लाख करोगे, ये 4 जीरो है, लाख में 5 जीरो कटा 6 बटे यानी कि 0.6 ही आएगा ये। ठीक है, हाँ, ये 0 बटे 0 हो गया। ये ग्रेटर देन क्या होगा? 1। यानी देखो पैसे में भी ये चीज़ें कैसे समझ में आता है। रुपया कट गया, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। ये भी एक ऐसा वैल्यू हो गया जिसमें बस बोलेंगे और चीज़ें समझ में आएगा। 0 है, अरे यार 1 लाख रुपया लगाते हैं, 1 रुपया भी वापस नहीं आता है, सब पैसा डूब गया। ऐसे ही समझ में 1 रुपया भी नहीं है। 1 गजब है, 1 लाख रुपया लगाते पूरा 1 लाख रुपया वापस आ गया, हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहीं से कोलिजन से डिफाइन हो जाता है। तो ये नंबर जो आया इसको हम बोलते हैं ई। क्या है ये? ई। तो ये बतला क्या रहा है? ये ई क्या बतला रहा है? जैसे कोई बोल देगा ना ई इक्वल टू 0.6, इसका मतलब 1 लाख रुपया हमने लगाया, 60,000 रुपया वापस आ गया, यानी कितना हम रिकवर कर पा रहे हैं बिजनेस से पैसा। तो ये बतला क्या रहा है? कितना आप रिकवर करते हो। ठीक है, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल दो। अब इलास्टिक को बोलते हैं खुशी, यानी कि बहुत एकदम कितना खुश है वो डिपेंड करेगा। ठीक, और इन इलास्टिक को बोल रहे हैं दुखी। देखो जरा, अगर 0.6 बोले यानी कि 60,000 रुपया ही वापस आया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा खुश है, थोड़ा दुख भी तो है, 40,000 रुपया डूब गया, तो थोड़ा खुश पार्शियली इलास्टिक, थोड़ा दुख पार्शियली इन इलास्टिक। फाइनली क्या रहोगे? इसमें दुख ही रहेंगे क्योंकि मेरा पैसा डूबा तो है, इसको इन इलास्टिक भी बोलेंगे। 0 रुपीस परफेक्टली दुखी है भाई जिंदगी में, 1 रुपया भी वापस नहीं आया, ये परफेक्टली खुशी है, पूरे पैसा वापस आ गया। इसमें सुपर खुशी है, खतरनाक हो गया ये, तो दैट इज नोन एज एक्सप्लोसिव कोलिजन। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक नंबर है विच हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसे चारों टाइप ऑफ कोलिजन्स डिफाइन हो जाते हैं। ठीक, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं वही जो हम लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा है, उसी को एक्सटेंड करते हैं। बच्चों हेड ऑन कोलिजन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेड ऑन कोलिजन क्या है? दो जो बॉल्स जा रहा हो उसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जब वो टकराए तो ज्वाइन करेंगे दोनों का सेंटर, तो यही क्या है? लाइन ऑफ कोलिजन। फोर्सेस किधर लगता है? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। स्ट्राइकर और जो हम लोग कैरम बोर्ड गोटी खेले थे फर्स्ट लेक्चर में, उससे पता चलता है हेड ऑन कोलिजन है। तो बोलते हैं क्या? देखो यहां पर एक चीज अगर मैं करूं तो धीरे धीरे कर करके, ठीक, क्या डेल्टा T1 क्या था? पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। डेल्टा T2 क्या है? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन, या रिकवरी बोलो या रेस्टिट्यूशन। कोई दो बॉल्स आ रहा है, लेट T इक्वल टू 0 पर दोनों कॉन्टैक्ट में आया, ठीक, उसके बाद क्या होता है? टाइम स्टार्ट हुआ, कुछ धीरे धीरे क्या है, सिंस इसका स्पीड ग्रेटर है तो ये ज्यादा स्पीड से उसको क्या करे? धक्का दिया है तो दबेगा, यानी कि डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। कुछ देर तक डिफॉर्म होते होते मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया, लेट डेल्टा T1 टाइम उसमें लिया मैक्सिमम डिफॉर्म होने के बाद। उसके बाद क्या होगा? फिर कुछ डेल्टा T2 टाइम तक क्या होगा? वहां से रिफॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि रीगेनिंग स्टार्ट होगा, यानी कि रिकवरी स्टार्ट होगा, है ना, कुछ भी वर्ड बोल दो या हाई लेवल बोलो, रेस्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। तो दो पीरियड है हमारे पास यहाँ पर, एक दबने वाला पीरियड बॉल्स का और एक है बॉल्स का सेपरेट होने का, ठीक। अब सेपरेट कैसे होता है, रीगेन कैसे करता है, वहां पर चार टाइप ऑफ कोलिजन है, हम लोग जानते हैं। देखो परीक्षा, मेरा ना बात पे ध्यान देना अच्छे से,
परीक्षा सभी लोग 100 नंबर का दिए हैं, बॉल आया सब एक टाइप ऑफ जो मैक्सिमम जितना दबना था दब गया। सवाल है कि वहां से रिकवर कितना करता है ना, सवाल है कि एग्जामिनेशन में कौन कितना रिकॉल करता है ना, सवाल है कि 1 लाख रुपया सभी लगा दिया, पैसा कैसे रिकवर करते हैं ना, उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि हम कितना खुश होंगे, कितना दुख होंगे, कि सुपर खुश हो जाएंगे, कि क्या होंगे, 4 टाइप ऑफ कोलिजन, यानी सब कुछ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो तो बच्चों एक एक करके चलो देखते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ। क्या है देखिए, लेक्चर 1 का ही कंटेंट है ये। एट t इक्वल टू 0 लेट ये दोनों बॉल जो है कांटेक्ट में आया, u1 u2 वेलोसिटी है, तो टोटल एनर्जी लिखेंगे क्या, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो पूरा अभी काइनेटिक एनर्जी है, अभी कुछ दबा नहीं है ये। लेट 100 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक डेल्टा t1 टाइम तक जब डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेट डिफॉर्म होते 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 एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 मैक्सिमम दब गया दोनों बॉल्स, तो कॉमन वेलोसिटी से चलेगा, तो बोथ मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, यहां तक तो होगा क्या, कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगा, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, लेकिन दब गया है, स्प्रिंग वाला जैसे था, कुछ दब गया है, तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ हो गया, लेकिन मैक्सिमम यहां तक दबा हुआ है। तो देखो लेट बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा घट करके चला गया डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में, 100 जूल से कम हो करके ये लेट 60 है, और वहां चला गया कितना 40 जूल। अब डिपेंड करता है कि जो दबा हुआ बॉल्स है ये कितना रिकवर करता है, इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, लेक्चर 1 जरूर देखा हुआ होना चाहिए, ताकि जो है ना आप समझ पाओ सर ये क्या डिफॉर्मेशन डेल्टा t1 डेल्टा t2 थोड़ा और अच्छे से देखो। तो ये क्या है, यहां से हम बोलते हैं 4 चीज हमारे पास है। क्या, सबसे पहला इफ, डायरेक्ट में बोलता हूं, यहां पर क्या है, टोटल 40 जूल जो है ना ये डिफॉर्मेशन यानी दबा हुआ है, उसमें एनर्जी क्या है, गया हुआ है। डिपेंड क्या करता है कि यही 40 जूल से ना बॉल्स जब सेपरेट होगा तो कितना ये रिकवर कर पाता है, और काइनेटिक यहां पर है 60। लेट 40 जूल जो दबा हुआ है अगर रिकवर कर ले टोटल 40 जूल ही, चाहे पैसा से समझो चाहे एग्जाम से जो बता रहे हैं, क्या कर ले, रिकवर कर ले, रिकवर कर ले, कितना, टोटल 40 जूल पूरा रिकवर कर लेगा। तो भाई टोटल रिकवर कर लेगा तो अब पूरे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इधर, तो 60 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 100। समझ में आता है ना, हाँ ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो कितना है, 100 जूल। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, अगर पूरा 40 यहाँ रिकवर करेगा तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 जूल। यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर ऐसा होगा तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम। ठीक, लेट मान लो 10 जूल ही रिकवर किया तो बोलेंगे देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये तो 100 जूल है, इनिशियल सभी के लिए कितना है, जब स्टार्ट हुआ था तो 100 जूल 100 जूल 100 जूल 100 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है कि भाई कौन कितना रिकवर करेगा। मान लो कि जितना दब गया, मैक्सिमम दबा हुआ है, कॉमन वेलोसिटी चल रहा है, उसके बाद जो ना उसमें रीगेन करने का कोई टेंडेंसी ही नहीं है। जैसे दीवार पर हथौड़ी से मार दिए तो भैया वो टूट गया, अब वो दीवार वो अपने आप बनेगा नहीं ओरिजिनल, तो 100% डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ भी 0 जूल वहां से रिकवर करेगा। ठीक, लेकिन कॉस्को का बॉल हो अगर उसको दबा दे, छोड़ेंगे ना, मारेगा खड़ाक से, फिर ओरिजिनल शेप आ गया एकदम। ठीक है, आइडियल अगर ले ले तो केस। ठीक, तो लेट 0 जूल जो है वहां से रिकवर करता है तो होगा क्या, अगर कुछ रिकवर नहीं करेगा तो यही केस रह जाएगा, यानी बॉडी विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी ही, मैक्सिमम दबा हुआ रहेगा। तो बच्चों चलो इसका बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो यही रहेगा, तो ये कितना है 60 जूल। ठीक, अच्छा इसका मैं लिखना भूल गया। अगर 10 जूल रिकवर करेगा तब सोचो क्या होगा, यहां हो जाएगा फाइनली काइनेटिक एनर्जी 70 जूल और दबा हुआ रह जाएगा 30 जूल। ठीक है, ये क्या है भाई, स्पेशल केस है, 40 जूल है स्टोर्ड, ठीक है, मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक, लेकिन रिकवर होता है बाप रे बाप, लेट इट भी 50,000 जूल हैं। ऐसा कहाँ हो सकता है सर, कहाँ हो सकता है, बिल्कुल होता है बच्चों। वार जब होता है तो आपने है ना सुना होगा, सब चीज़ पता है, फाइटर जेट जा रही है, वहाँ से एक बॉम्ब को गिराया गया, एक बॉम्ब राउंड शेप का ऐसा है, मास पूरा जो भी है कंप्रेस्ड है, इस तरह से भी वेलोसिटी से जा रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी है समझ में आता है। लेकिन जैसे ही जमीन पर पटकाया वो मारा धड़ाम से, और हिरोशिमा और नागासाकी हो जाता है शहर तबाह। तो वो देखो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, और टकराने के बाद जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का जोड़ोगे तो कितना 1000 जूल जनरेट होता है, जिसके वजह से तबाही आता है। तो ये दैट इज
सुपर इलास्टिक वाला हो गया, ठीक। तो इसमें जो भी होगा हम बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। देखो इस तरह से अगर आप इसको काटोगे तो होगा क्या, जूल जूल गया, कटेगा 1, देखो 10 बटे ये जो भी आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/4, ये आ जाएगा 0, और ये जो भी है ग्रेटर देन 1, इसी को हम लोग बोलते हैं पता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कैसे पैसा से, बिजनेस से, ये मार्क्स से और कोलिजन से हमें चीजें समझ में आता है। अब कोई सिर्फ बोलेगा ना E=0, तुरंत समझ जाएंगे ओ 0, अच्छा, यानी जो दब गया ना वहां, उसके बाद एक्चुअली एनालिसिस है, वहां से 1 जूल भी रिकवर नहीं करता है, मैक्सिमम दबा हुआ कॉमन वेलोसिटी से चलता है। कोई बोलेगा E>1, बाप रे बाप, हिरोशिमा नागासाकी हो गया। डायरेक्ट चीजें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। चलो यहीं पर आता है कि E=1, इसको बोलते हैं परफेक्टली खुशी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये जो है क्या है, लेस देन 1 है, तो इन जनरल इसको लिखा जाता है पता है कैसे, कि 0 से लेकर जो है ना 1 के बीच में होगा। दिस इज नोन एज 10 ही जूल रिकवर किया है ना, तो हम लोग थोड़ा सा खुश भी हैं, थोड़ा सा दुख भी है कि 30 जूल नहीं किया, या फिर नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये क्या है, परफेक्टली दुखी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक। 4 तरह के कोलिजन हो गए बच्चों। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका कि 4 वैल्यूज हमारे पास होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके 2 नाम हैं, इसके 3 नाम हैं। अब तक तो याद भी हो गया होगा सब कुछ, वैल्यूज ऑफ ई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। चलिए अब इसी के अंदर देखते हैं कि क्या इसमें क्या होगा। इलास्टिक कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा सेम, 100 पहले और 100 बाद में, टकराने के पहले टकराने के बाद में। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस। यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। यहां पर देखो क्या है, 100 है इनिशियली, 70, 100 है 60, तो यहां पर क्या मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस जब E=0, तो यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। तो बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस ही है भैया इनिशियल से। यहां भी देखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इतना। ये कैसा है, हियर बोलेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। ये सब आता है लिखने के लिए एग्जामिनेशन में, थियोरेटिकल सवाल फ्रेम किया जाता है। यहां पर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, और इसमें क्या बोलेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो अच्छा से बच्चों समझोगे ना तो होगा पता है क्या, ये जो बोलते हैं ना कि कॉपी सर है ना, कॉपी रटना पड़ेगा, इतना चीज़ है, भूल जाते, ये तरीका बदल अगर करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें रिवाइज भी कम करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। अभी सबको भूलेगा कोई, दिमाग में बैठा बढ़िया से। चलिए अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डेराइव करते हैं। हमें एक चीज़ तो समझ में आया था कि 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो नीचे लिखाएगा, और एग्जामिनेशन में जो हम मार्क्स लाए हैं, यानी कितना हम रिकॉल कर पाते हैं, कितना हम पढ़ा हुआ रिकवर कर पाते हैं अपने ब्रेन से, वो किधर लिखाता है, ऊपर। और इसका एक सिग्निफिकेंस है फिजिक्स के अंदर, यानी ये क्या है जो हम पढ़ के गए और उसके बाद रिकवर किए, यानी एक है डिफॉर्मेशन, ठीक है। सवाल है कि रिफॉर्म कितना कर पाता है वो, तो यहाँ से एक पिक्चर समझ में आता है कि ऊपर लिखाएगा क्या चीज़ का, रिफॉर्मेशन का, और नीचे क्या लिखाएगा, डिफॉर्मेशन का। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चला होगा कि भैया रिफॉर्मेशन ऊपर ही क्यों और डिफॉर्मेशन नीचे ही क्यों है ना। अब देखते हो बच्चों, देखो क्या है, T=0 पर दोनों बॉल्स जस्ट कांटेक्ट में आया, U1 U2 से चल रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ डेल्टा T1 क्या हुआ, लेट मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है। उसके बाद और थोड़ा सा टाइम लगा डेल्टा T2, फिर सेपरेट हुआ। तो यहां पर 4 कोलिजन एक्चुअली है कि कैसे सेपरेट होता है। क्या बॉल्स ओरिजिनल परफेक्ट शेप में आ गया, क्या 100% रिकवर किया, ठीक है, या थोड़ा सा डिफॉर्म्ड ही है और चल रहा है, या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के साथ ही चल रहा है, तो डिपेंड करता है बच्चों। बोलेंगे क्या क्या, देखो जरा, सबसे पहले अगर इसको ज्वाइन कर दोगे, यही है लाइन ऑफ कोलिजन, ज्वाइन कर दो, यही है लाइन ऑफ कोलिजन, तो जो भी वेलोसिटी चेंजेस वगैरह होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ही होता है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लगा है उसको बोले डेल्टा T1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम लगा डेल्टा T2। तो टोटल T इक्वल टू 0 से यहाँ तक जाओगे कितना टाइम इलैप्स होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, और उसके बाद बताओ कि क्या। ठीक है, ये दोनों के बीच में हो क्या रहा है, ये U1 है ग्रेटर देन U2, तो ये दबाया, यानी फोर्स लग रहा है एक दूसरे पर, लेकिन किस तरह का फोर्स, एक दूसरे को दबा रहा है। ठीक है, दो बॉल्स है, दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है, यहां तक मैक्सिमम दब गया। उसके बाद भी क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि बॉल्स का जो शेप है, नेचर है, वो कैसा है। जैसे स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग, भैया फिर फोर्स लगाता है, लेकिन इस तरह से लगाया कि पूरे सेपरेट हो गया। हथौड़ी से मार दिया, दीवार पे टूट गया, उसके बाद उसका रीगेन करने का कैसा है, भैया फोर्स तो लगा लेकिन वो पूरा रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक, यानी क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि दो बॉल्स है, ठीक है, एक दूसरे पर फोर्सेस लग रहा है, तो बोलेंगे ये फोर्स लगाए इधर, ये फोर्स लगाए इधर। कितना टाइम के लिए, लेट ड्यूरिंग dt टाइम के लिए, dt टाइम के लिए लग रहा है लग रहा है लग रहा है लग रहा है लग रहा है, तो बोलते हैं लेट f dt 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 f dt dt dt। बच्चों ये क्या है, फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, इम्पल्स। जिधर फोर्स लगता है उधर ही इम्पल्स होगा, उधर ही चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स बोलो, फोर्स इंटू dt बोलो, वेक्टर साइन लगाओ, इम्पल्स जो होता है क्या होता है, फोर्स इंटू dt dt dt, स्मॉल अमाउंट में इंटीग्रेट कर दो तो टोटल इम्पल्स आ गया। तो सारे वेक्टर क्वांटिटी है, सबका डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम, और जो इम्पल्स होता है वही होता है चेंज इन मोमेंटम। ये तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़े, इम्पल्स मोमेंटम का एक लेक्चर ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम, और वो होगा किधर, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, यहां पर जो एक दूसरे को फोर्स लगा के दबा रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो बोलेंगे जो इम्पल्स है ना वो क्या है, डिफॉर्मेशन का इम्पल्स, या फिर बोलो जो फोर्स लग रहा है वो डिफॉर्म कर रहा है बॉडी को। और यहां से यहां के बीच में बोलेंगे ये दोनों बॉल्स कंप्रेस्ड है इस तरह से, ठीक है, कंप्रेस्ड है, और एक दूसरे पर जो फोर्सेस लगाएगा वो क्या लगाएगा, सेपरेट होने वाला, यानी कि एफ डी टी डी टी डी टी, एफ डी टी डी टी डी टी लगा, लेकिन कौन सा बोलते हैं, रिफॉर्मेशन का इंपल्स है, किसका, एफ आर एफ आर, अलग अलग नेचर हो गया। ठीक, ये डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि जो इंपल्स लग रहा है, जो इंपल्स लग रहा है यहां पर, ये लगेगा किसका, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब बहुत आसान है, अब ठीक ठाक है, अब तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो ठीक लगेगा, लेकिन ये ऐसे लग गया, टेढ़ा बन गया, कोई बात, आप सीधा कर लेना। ठीक है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, परीक्षा में कितना हम रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, इंपल्स है, इसको डिनोट करेंगे क्या चीज़, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ऐसे। ठीक, इंपल्स होता है क्या, तो बोले एफ इंटू डी टी डी टी डी टी, फोर्स इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सिंस डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब टोटल टाइम डेल्टा टी वन है, तो भैया टोटल टाइम में जितना कंप्रेस हुआ कैसे इंपल्स लग रहा होगा, डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी, थोड़ा 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 इंपल्स, तो टोटल इंपल्स क्या लगा होगा, तो टोटल क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, वेक्टर साइन है हर जगह वेक्टर लगा दो। ठीक है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे एफ इंटू डी टी डी टी डी टी, क्या है भाई, रिफॉर्मेशन का, इंटीग्रेट कर दो तो टोटल इंपल्स हो गया। ठीक, अब हमें समझ में आता है कि भाई कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, हेंस यहीं से डिफाइन होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई। तो पता है कैसे डिफाइन होता है, इंपल्स ऑफ, आप लोग अब खुद बताओगे सर रिफॉर्मेशन को ऊपर लिखो, है ना, बाय चांस मैंने डिफॉर्मेशन ऊपर लिख दिया, अब खुद आप बच्चों पढ़ाओगे सर नहीं रिफॉर्मेशन ऊपर ही लिखाएगा, है ना। हाँ, तो इस तरह का जो है आप लोग का कॉन्सेप्ट बच्चों जो है डेवलप करना है। इंपल्स ऑफ क्या है, नीचे डिफॉर्मेशन, लेकिन जो भी इंपल्स होगा, जो भी फोर्सेस लगता है, ये सब लगता है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, यानी यहां पर जो भी होगा बच्चों अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। स्ट्राइकर से मारे तो अब जैसी इंपल्स है एक एक करके हम लोग लिखते चले जाते हैं। इंपल्स क्या है, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम है, पहला लाइन अगर लिखे बच्चों तो ऐसे ऐसे देखो, एफ आर डी टी डी टी डी टी, नीचे लिखेंगे तो एफ डिफॉर्मेशन डी टी डी टी डी टी। और ये इंपल्स होता क्या है,
इंपल्स करता क्या है, मोमेंटम बॉडी का चेंज कर देता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम रिफॉर्मेशन के वक्त। नीचे क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम डिफॉर्मेशन के वक्त। सवाल है कि मेरे पास कितनी बॉडी और किसका मोमेंटम चेंज हम लिखे हैं ना, समझने वाला बात है। किसका चेंज इन मोमेंटम लिखोगे, बोले भाई डिफॉर्मेशन के वक्त ना m1 का भी मोमेंटम चेंज हो गया और रिफॉर्मेशन के वक्त m1 का फाइनल मोमेंटम वहां भी चेंज हो गया, तो कुछ और हो गया। तो या तो आप क्या करो, दो बॉल है हमारे पास, किसी एक बॉल का पहले एनालिसिस करो कि डिफॉर्मेशन के वक्त क्या, रिफॉर्मेशन के वक्त क्या, या तो m1 को लेकर या तो m2 को लेकर, क्योंकि चेंजेस जो मोमेंटम होगा वो दोनों में होगा। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि जो ये चेंजेस इन एक मिनट बच्चों, जो चेंज इन इतना, ये जो लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, किसका लिख रहे हो, तो बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ, लेट इट बी m2 बोल दो, लेकिन किधर, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक, या अगर इधर भी बोलना है तो m2 बोलो, मतलब किसी एक का ही लेकर के एनालिसिस करेंगे। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑफ, या तो आप m1 का लेकर के एनालिसिस करो, मतलब ऊपर अगर m2 का ले रहे हैं तो नीचे भी m2 का, क्योंकि भाई परीक्षा अगर 100 नंबर का हम देने गए हैं, मैं देने गया हूं, तो मेरा ही तो नंबर ऊपर लिखोगे। परीक्षा मैं देने गया, रिकॉलिंग टेंडेंसी हम उसका आप देख रहे हैं, ऐसे होता है, जो दुनिया में नहीं होता है ना वो फिजिक्स के फॉर्मूला में भी नहीं होता है। नहीं तो सवाल आएगा ना कि सर यहाँ m2 तो यहाँ m1 क्यों नहीं। बिल्कुल भाई, मैं परीक्षा देने गया, मेरा नंबर लिखाएगा, m2 गया है तो m2 का ही चेक करो कि क्या। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डी ऑफ क्या हो जाएगा, m2 सॉरी क्या m2 अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। किसी एक का लेकर के एनालिसिस कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो लेट बच्चों मैं आप लोग को m2 का बता देता हूँ, आप m1 से खुद ट्राई कर लेना। यहाँ देखिए जरा, चेंज इन मोमेंटम हमको एनालिसिस करना है ना, वही डायग्राम में बोलते हैं यहां से लेकर के यहां के बीच, यहां से लेकर के यहां के बीच चेंज इन मोमेंटम। बोलेंगे सिंस ग्राउंड जो है स्मूथ, तो देखोगे कि अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें, कोलिजन हो रहा है, ग्राउंड भी स्मूथ है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो एक्स डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल जीरो, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगा दें। ठीक, तो डेल्टा T1 इधर डिफॉर्मेशन के वक्त लगाओ और रिफॉर्मेशन के वक्त लगाओ। तो लगाते हैं बच्चों, देखो COLM क्या हो जाएगा, देखो इधर तो m1 u1 प्लस m2 u2 t इक्वल टू 0 पर, और जब पूरा डिफॉर्म हो गया तो होगा मोमेंटम क्या, m1v प्लस m2v, ये हो गया डिफॉर्मेशन के वक्त कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लोग इधर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं रिफॉर्मेशन के वक्त, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम है कितना, m1v प्लस m2v, उस साइड हो जाएगा m1v1 प्लस कितना हो जाएगा m2v2। सही है, बोलो सर आप क्या कर रहे हो यार। बिल्कुल मैं ये कर रहा हूं ना कि मेरे को जो यहाँ जरूरत है ना, चेंज इन मोमेंटम होता है क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, किसका, m2 का। तो हम यहाँ निकालेंगे कि m2 का जो है चेंज इन मोमेंटम हो क्या रहा है। देखो m2 यहाँ पर है u2, बाद में m2 का वेलोसिटी हो गया v, भैया ये v है क्या वो बताओ, फिर m2 का हो गया कितना v2, बताओ कि क्या। तो वो यहाँ से हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, वो देख रहे हैं। यहाँ पर v कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v u2, तो व्हाट इज v, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सब पे सवाल बनते हैं, आगे मैं बनाऊंगा सवाल, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल है ये सब। m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1, ये हो गया कॉमन वेलोसिटी कितना से चलेगा इन टर्म्स ऑफ क्या है, इनिशियल यानी कि डिफॉर्मेशन के वक्त। ठीक है, फिर मोमेंटम चेंज हुआ यहाँ से यहाँ रिफॉर्मेशन के वक्त। यहाँ देखो v अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा इधर क्या, m1 प्लस m2, इस साइड कितना है m1 v1 प्लस m2 v2, हेंस व्हाट इज v इक्वल टू, ये आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दो आया है कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छे से लिख लिए होंगे उम्मीद है। ये कब है, डिफॉर्मेशन के वक्त, डिफॉर्मेशन के वक्त कॉमन वेलोसिटी इधर निकाले, और ये किधर से निकाले हैं, रिफॉर्मेशन के वक्त।
तो डिफॉर्मेशन में देखो इनिशियल वेलोसिटीज आया हुआ राइमिंग में, और रिफॉर्मेशन के वक्त v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज आया हुआ, यानी ये फॉर्मूला याद भी हो गया, जरूरत पड़ता है हम लोग रखते हैं इसको, ठीक। देखो कैसे, तो लेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये निकालते हैं बच्चों, डेल्टा पी आर जो है ऑफ m2 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डिफॉर्मेशन के वक्त कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ ऑफ m2 along लाइन ऑफ कोलिजन, along लाइन ऑफ कोलिजन। लिखते हैं, देखो कैसे लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कब है, रिफॉर्मेशन के वक्त। राइट साइड देखोगे तो कैसे लिखोगे, m2 है v2 माइनस m2 है v, सही है ना बच्चों। देखो u1 u2 उसके बाद है v और बाद में है v2, तो रिफॉर्मेशन के वक्त m2 का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे m2 v2 है फाइनल वेलोसिटी और माइनस m2 v, तो ये लिख दिए, डिवाइडेड बाई डिफॉर्मेशन के वक्त कैसे लिखोगे, इनिशियल ये है फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनली v है और इनिशियली कितना से चल रहा था u2 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा m2v माइनस m2 क्या हो जाएगा u2। अब यहाँ पर क्या करना है, रिफॉर्मेशन के वक्त v का क्या फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डिफॉर्मेशन के वक्त v का क्या है, कॉमन वेलोसिटी का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने आप देखो आ जाएगा। m2v2 माइनस m2v क्या है, फाइनल रिफॉर्मेशन वाला, तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो है लिख दिए, डिवाइडेड बाई ये देखो m2, ये भी क्या है, धक्का लगते वक्त, धक्का लगते वक्त का क्या है भाई, इनिशियल से रिलेट होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस m2 u2, ठीक। ये है क्या, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर बड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, गौर करके ऊपर देखो एलसीएम आएगा m1 प्लस m2 है ना, नीचे भी क्या आने वाला बच्चों m1 प्लस m2, तो यानी कि ऊपर भी मतलब है न्यूमरेटर में नीचे m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2 नहीं लग रहा, दोनों क्या हो गया कैंसिल, लेकिन ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम लोग लिखे, ये जो लेंदी हो रहा है ना इससे डरना मत, क्योंकि भाई आया कहाँ से वो बता रहा हूँ, फिर तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो इससे m1 प्लस m2 से, तो m1 m2 v2 m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर m2 से करो तो प्लस m2 का होल स्क्वायर v2, ठीक, माइनस ये तो m1 प्लस m2 है ही, सीधे मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा m1 m2 v1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इंटू क्या है v2, ये ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ भी m1 प्लस m2 है, क्या है m1 प्लस m2, तो जो है यहाँ पर क्या बच रहा है m1 m2, खाली m1 u1 m1 है, प्लस m2 स्क्वायर u2 माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले m1 मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 u2, ठीक, फिर m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m2 का होल स्क्वायर इंटू क्या है u2, यही है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों देखो स्वाहा स्वाहा, और कुछ उड़ रहा है क्या, m2 स्क्वायर v2 m2 स्क्वायर v2, यहाँ पर देखो m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 सब उड़ गया, बचा क्या, बच रहा है ऊपर m1 m2 कॉमन ले ले ऊपर, तो बोलेंगे m1 m2 आ गया है कॉमन, ये बच रहा है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 m2, अगर यहाँ पर बच्चों अगर कॉमन ले ले m1 m2 ये है u1 माइनस क्या हो जाएगा u2। देखो क्या यही फॉर्मूला हम लोग रटते हैं कि नहीं रटते हैं, क्या है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, तो यही हो गया क्या एक्सप्रेशन। अब हम लोग यहाँ से रटंती विद्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग लिखेंगे किधर, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, ये भी लिखेंगे किधर, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। यहीं से डेफिनेशन बन जाता है क्या, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। व्हाट इज v2 माइनस v1, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइनली कितना से सेपरेट हो रहा है, u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग इसको बच्चों डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। इक्वल टू जो है, जो भी आया है ना उसको वेक्टर फॉर्मेट में हमेशा लिखना, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस क्या है u2, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, वो एक डिफॉल्ट हमेशा मान करके चलना है जो ओब्लिक कोलिजन में हेल्प करेगा। यहीं से क्या हम इसको इस तरह से अरेंज कर ले बच्चों, क्या कि v2 माइनस v1 जो होगा, गौर करो v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स
u1 माइनस u2। और बहुत एक स्टैंडर्ड रिलेशन हो जाता है, बहुत जबरदस्त रिलेशन ये है। यहीं से अगर एक चीज बता देता हूं सबसे पहले कि देखो ये जो आया है ना, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कितना से सेपरेट होगा और ये है क्या, कितना से आएगा। तो ये कभी भूलोगे नहीं कि 2 - 1 की 1 - 2 भाई आ रहा है तो इनिशियली ये ग्रेटर रहेगा 1 वाला, तभी तो जाके टकराएगा। तो ये u1 माइनस u2 बाद में कितना से फेंका गया, तो हमने धक्का मारा, दूसरा वाला फेंका गया। तो बताओ भाई दूसरा वाला मेरे रेस्पेक्ट में कितना से सेपरेट हो रहा है, तो v2 माइनस v1 है ना, ऐसे। ठीक, अब यहां से देखो, अब हमारे पास एक डायरेक्ट है रिलेशन, खटाक 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 खटाक, क्या है, इक्वल टू 1 इक्वल टू, देखो इक्वल टू 0 से 1 के बीच में जब रहेगा ना तो इक्वल टू ई ही बोल दो। क्या मतलब 0 से लेकर के अगर बीच में 1 कुछ दिया हुआ रहेगा ना तो वो इक्वल टू लेट इट बी ई। ये है इक्वल टू 0, ये है ई ग्रेटर देन 1। इसका जिक्र बहुत कम होता है, एक सवाल मैं कराऊंगा आगे के लेक्चर्स में, है ना, लेकिन मेनली ये 3 इक्वल टू 1 जरा रख करके देखो। इक्वल टू जब 1 रखोगे, आने वाला क्या है, v2 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस u2। बोलो बच्चों, हमने लेक्चर 1 में डेराइव किया था या नहीं किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जितना से आता है उतने से जाता है। 100 नंबर हम अगर परीक्षा देते हैं ना तो 100 नंबर आता है। 1 लाख रुपया लगाते हैं ना तो पूरा का 1 लाख रुपया वापस आता है। आना इज इक्वल टू जाना, दिस इज नोन एज क्या क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इक्वल टू ई है 1/4 1/2 ऐसा कुछ भी हो गया दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे, तो यही हो जाएगा मेरे लिए एक्सप्रेशन, यानी v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स u1 माइनस u2। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। कितना इंपॉर्टेंस है मैं बता ही नहीं सकता हूं आगे, तो यही लेक्चर पर सारा कुछ बेस्ड रहेगा। इक्वल टू 0 कर दो, 0 तो भैया सब खत्म, तो होगा क्या, v2 माइनस v1 जो हो जाएगा किसके बराबर हो गया, 0, यानी कि v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v1। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कि भाई जब परफेक्टली इनइलास्टिक जब होगा ना तो v2 इक्वल टू v1, यानी कि फाइनली जो है दोनों चलेगा कॉमन वेलोसिटी से। इसका मतलब दोनों मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ चलेगा। तो देखो प्रूफ भी हो जाता है, ये क्या है, लेट दोनों कॉमन वेलोसिटी से ही, ये है v, दोनों सेम, हेंस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के साथ दोनों चलेगा, चिपक कर चलेगा। दिस इज नोन एज क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सारा कॉन्सेप्ट यही फिट हो गया। ठीक है, इससे सब सवाल बनते हैं। इतना सवाल आया हुआ है ना तीनों से कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर जो आपको लिखना है कंपटीशन का नाम लेट इट बी एक्स, IIT बोल दो, जेईई मेंस बोल दो, नीट बोल दो, और आपको जितना एग्जाम याद आता हो सब लिख दो, स्कूल एग्जाम बोल दो, सब बोलो सब जगह पे आता है इसी 3 चीज से। अब आते हैं बच्चों यहाँ आपके पास, अब समझ में आएगा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बस ये बतलाता है कि कोई कितना रिकॉल कर सकता है एग्जामिनेशन में, ये बतलाता है कि कोई पैसा आप लगा दियो ना तो एक्चुअली में आप कितना पैसा वहां से रिकवर कर पाते हो। ये बतलाता है ना कि डिफॉर्म तो हो गया, जितना उसको दबना था बॉल्स को दब गया, सवाल है वहां से कितना ये रिगेन कर पाता है अपना ओरिजिनल शेप, वो सब कुछ है। 4 तरह का वेरिएशन है। देखो, इट गिव्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिकवर, डिग्री ऑफ रिकवरी, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कोलिजन, बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, है ना, कितना से सेपरेट हो रहा है, टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन वेयर ऑल द वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन पॉइंट टू बी नोटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वेलोसिटीज लेना किधर है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन और वेक्टर वाइज। ठीक, ये सब हो गया। तो उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर एक चीज मैं बताऊं आप लोग को कि कभी कोई सरफेस ऐसे दिया हुआ ग्राउंड, ठीक है, एक बॉल है और h हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक, यहां पर सिर्फ E के बारे में समझ रहे हैं, h हाइट से ड्रॉप किया गया, h हाइट से ड्रॉप किया गया, और बोल देता है सवाल में ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, यहां बोल देगा 0.7 है, 0.2 है, हम समझेंगे क्या वो सोचो। तो बोलते हैं क्या, सिर्फ E जब बताता है ना वैल्यू 0.7 है, 0.6 है, भैया तो हम क्या समझें, हमने समझा जो अभी तक समझना था कितना रिकवर करेगा। लेकिन एक दूसरा चीज क्या है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल बता देता है।
ई का वैल्यू जो है ना नेचर ऑफ मटेरियल बता देता है कि ये कैसा है। हाँ, ऐसा कैसे देखते हैं। एच हाइट से टकराया, जमीन पर कुछ वेलोसिटी से टकराएगा, उसके बाद ये बॉल उठेगा कि नहीं उठेगा, देखो कैसे इस पर निर्भर करता है। E = 1 का मतलब क्या हुआ, रिकवरी कितना है भाई 100%। कितना है 100% रिकवर करेगा। यानी जब बॉल एक टकराया ना, पता है कि साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही, हीट तो हो यानी हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी तो लॉस होगा ही होगा। और पता है कि अगर कोई एच हाइट से बॉल को मान लो हम ड्रॉप कर दिया, गया टकरा करके, क्या ऐसा होता है बस यहां तक उठ जाएगा? कभी ऐसा हुआ है? फिर टकराया, फिर यहीं तक उठते रहेगा, जिंदगी भर तक इसी हाइट तक आता है क्या? प्रैक्टिकली होता है? नहीं। तो प्रैक्टिकली इलास्टिक कोलिजन भाई पाया भी नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल है। सब जो है ना वो इन इलास्टिक है एक्चुअली, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही। लेकिन आइडियल केस में सोचो, रिकवरी 100%, यानी टकराया अगर 100% रिकवर करेगा तो नहीं लग रहा है बच्चों जितना वेलोसिटी से टकराया है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, उठेगा भी कितना से 10 मीटर पर सेकंड से। और मोशन अंडर ग्रेविटी से हम जानते हैं अगर उतनी वेलोसिटी से उठा तो उतनी हाइट तक जाएगा। ठीक, इस पर मैं सवाल कराऊंगा आगे के लेक्चर्स में, चिंता मत करो, लेकिन आप विजुलाइज कर लो अभी। सेम हाइट तक उठ करके जाएगा, दिस इज द फाइनल हाइट कितना होगा h, और बॉल यहां तक चलाएगा 100%। ये क्या बतलाता है, रिकवरी 0.7, 70% रिकवर कर लेगा, यानी 30% लॉस हो गया। ठीक, ये बतलाता क्या भाई, रिकवरी कितना है 70%। ये क्या बतलाता है, रिकवरी है कितना 20% है। ठीक, देखो मान लो ये ड्रॉप हुआ 10 मीटर पर सेकंड से टकराया, 70% रिकवर कर लेता है, यानी कि वो नुकसान 30% लॉस हो गया। 70% तो अभी एनर्जी उसके पास है, ताकत, उसके वजह से वो उठेगा। तो लेट 70% है तो बॉल यहां तक गया है, यानी कि फाइनल हाइट लेट यहां तक चला गया 70% के कारण। अच्छा, 0.2 का मतलब रिकवरी 20% जी भैया, 20 नंबर इसको परीक्षा में आता है। ओ तो यहां से गिरा 10 मीटर पर सेकंड से जमीन पर टकराया, 80% तो एनर्जी बर्बाद हो गया, 20% बचा है तो कम वेलोसिटी से उठेगा तो जाएगा कितना हाइट, कम ही जाएगा, तो 20% लाइक ही जाएगा। तो दिस इज ये, यानी कि देखो कैसे जो है ना ई का वैल्यू से हम समझ जाते हैं कि कोई बॉल जमीन से अगर टकराया है ना, जमीन है बच्चों, ये सब जो भी मैं ले रहा हूँ ग्राउंड, आगे तो सवाल करवाऊंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा है वो भी जा रहा है तो कैसे, वो सब बाद की बात है। अभी देखो ग्राउंड है तो कितना हाइट उठेगा, यहां से एक विजुअलाइज होता है कि यार ये किस टाइप का बॉल होगा, ये किस टाइप का बॉल होगा कि यहां तक चला जाता है, और ये किस टाइप का बॉल है कि यहीं तक रहता है। 3 बॉल्स है। ठीक, देखो जरा, जैसी बॉल को अगर देखेंगे तो पिक्चर तो दिमाग में बनता ही है। कॉस्को का बॉल लेकर के एच हाइट से ड्रॉप कर दो, कितना उठेगा ना, सभी बच्चे को समझ में आता होगा। रबर ड्यूस का बॉल जो है ना एच हाइट से गिरा दो, कितना उठेगा समझ में आता है। भैया लोहा का गेंद है, आयरन बॉल, एच हाइट से ड्रॉप कर दो, पता है कि टकराने के बाद हो सकता है इतना ही उठेगा खटाक से, फिर खत्म। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस कहाँ होने वाला है, यहाँ होने वाला है। फील आता है कि समझो ई का वैल्यू जब देता है ना तो हम बॉल्स का नेचर बता देते हैं कि कौन सा है। और सेम हाइट तक आएगा बच्चों, सेम हाइट तक। वो किस टाइप का हो सकता है, जंपिंग बॉल आपने देखा होगा, छोटा वाला नहीं है, इतना को गेंदा आता है, हल्का से ऐसे पटकोगे ना तो एकदम भयानक उछल जाता है। तो वो उसको हम लोग इलास्टिक तरफ नेचर मान सकते हैं कि एच हाइट से ड्रॉप करते हैं ना तो एकदम यहाँ तक आ जाता है। तो नेचर ऑफ द बॉल्स हमें पता चल जाता है कि बस ई का वैल्यू से। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे यार ई जो 1 है ना, तो समझो जंपिंग बॉल जो छोटा वाला है वो है। ठीक है, ये समझ जाता है कि अच्छा थोड़ा दूर ऊपर उठा, कॉस्को का बॉल टाइप का होगा। कौन सा होगा, कॉस्को बॉल। और ये बहुत थोड़ा सा उठा, कहीं ना कहीं सॉलिड आयरन बॉल है, ये सॉलिड आयरन बॉल। तो चीज़ें जो है ना विजुअलाइज हो गया मस्त तरीके से। यही रहा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेटेड सारा कुछ। इसके आगे लेक्चर्स में इन इलास्टिक परफेक्ट, अब क्या है डेरिवेशन करेंगे और एकदम जबरदस्त फॉर्मूला डेराइव करके निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ई। बस एक फॉर्मूला आया, उसके बाद तुरंत ई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ना, चारों टाइप ऑफ कोलिजन का सवाल बनेगा। फिर ई के टर्म्स में निकालेंगे, चारों टाइप ऑफ सवाल बनेगा। ठीक, और उसमें मास्टरी हम लोग को करना है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए फिजिक्स को बच्चों, तो मज़ा कुछ अलग तरीके से आएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।